जो धमाका आपने जो किया, जो अर्थ क्रांति का धमाका है, हाँ, उसके बाद जो नोटबंदी आई और सारा हुआ, तो इसके बाद इकोनॉमिकली क्या बदल आए और क्या बदल जनरली लाइफ में हुए, इसका अगर आप एक वो दें। दो चीज है, अगर हम वो नोटबंदी को एक घटना समझेंगे तो उसका एनालिसिस अलग होगा, और एक प्रक्रिया की शुरुआत है तो वो डायरेक्शन अलग होगा। कोई भी चीज का ऑडिट कब होता है? जब प्रोसेस खत्म हो जाती है। नोटबंदी से ये सबसे बड़ा ये है, लोगों में कंफ्यूजन है, वो उसको घटना बोल के ही देखते हैं, इसलिए उसका वो पोस्टमार्टम करने लगते हैं। एक्चुअली एक नए प्रक्रिया की शुरुआत है नोटबंदी। और दूसरा ये है कि आज किसी भी युवा को आप अगर पूछेंगे, किसी भी युवा जो डिजिटल वर्ल्ड के साथ आज वो फैमिलियर हो गया और वो उसी युग में जी रहा है, कि आपको फिर वो 2016 साल हम फिर वापस देंगे और आपके सामने दो चॉइस रखेंगे, ये कैश इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी, तो आप क्या प्रिफर करेंगे? तो कोई भी युवा बोलेगा कि मुझे डिजिटल इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि वही उसका भविष्य है। जब मोदी जी के पास आप जब गए थे, तो वो जरा आप बताइए कि वो कैसे आप। नहीं, हम लोग गए तब मोदी जी तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। उन्होंने हमको पहले बोला था कि इतना ही टाइम लगे, इतना ही टाइम है मेरे पास। हमने 1 घंटा मांगा था, लेकिन जब बैठे सुनने तो 80 मिनट बैठे। मोदी जी की एक बात है, वो अच्छे लिसनर है, दोनों कानों से सुनते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को क्या करना है या उनको क्या करना है। क्या इसमें नागरिकों को भी कुछ करना है, उनका भी कुछ सहभाग होना जरूरी है? डिमांड करनी है उन्होंने कि मेरे वोट की कीमत ये है, आप गवर्नमेंट मेरे वोट से बना रहे हैं। नहीं तो आज हो रहे, ये फ्रीबीज दी जा रही है ना, ये छोटी छोटी सभी आ ही रहा है। ये जो फ्रीबीज है, ये स्टीरॉइड की इंजेक्शन है, उस समय तक अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं। हमें रोबोस्ट ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये फ्रीबीज की वजह से इलेक्शन जीत सकते हैं, इसके मतलब लोगों को जरूरत है वो, लेकिन ये पूरे नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। नमस्कार। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा बीत रहा है? खैर, उसके कुछ मापदंड तो हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता, हमारा जो EQ, IQ और SQ जो जिसका बल है उसका हम बढ़ाते रहते हैं, मान सम्मान, अपना जो बिज़नेस है, काम है, उसको एक स्तर पे ले जाना, उसको मल्टीफोल्ड्स में ले जाना, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन अंदर हम झांक कर देखें, थोड़ा सा सांस लेकर अगर अंदर झांक कर देखें, तो क्या हमें मानसिक शांति मिल रही है? तो पता नहीं। अच्छा, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उसको भी अगर मानसिक शांति नहीं है, तब फिर हम क्या जी लिए? अब ये सवाल मेरे अंदर भी तब उठे जब हमारे मित्र अनिल बोकील जी ने अपना प्रस्ताव मुझे सुनाया। अनिल बोकील जी एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत कंपैशनेट हैं। ये वही हैं जो अपना अर्थ क्रांति का प्रस्ताव लेकर सरकार के पास गए थे और फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसकी वजह से देश का पैसा अकाउंटेबल होने लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगे और देश का आर्थिक बल भी बढ़ गया। अब अर्थ क्रांति के सदस्य और अनिल बोकील एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं और इस प्रस्ताव का नाम है वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संपदा प्रस्ताव। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मानव जाति में, देश में और पूरे जग में शांति आ सकती है, क्योंकि इसके बाद मानव जाति एक गरिमापूर्ण अवस्था में होगी, डिग्निफाइड अवस्था में होगी। तो आइए जान लेते हैं कि ये प्रस्ताव है क्या, क्योंकि मैं भी उत्सुक हूँ। तो आइए अनिल बोकील जी से बात करते हैं और उनके जो साथी हैं इस प्रस्ताव में, दीपक करंजीकर, इन दोनों से जान लेते हैं कि ये प्रस्ताव आखिर है क्या। तो अनिल जी और दीपक जी, आज हमारे बड़े आम पे डबल धमाका है।
क्योंकि आप दोनों ने मिलकर इतने धमाके किए हैं इस देश में हैं? और अब जो धमाका आप करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, ग्लोबल है, ये हमें मालूम है, इसीलिए आपको बुलाया है जी। तो पहले तो जो धमाका आपने जो किया, जो अर्थ क्रांति का धमाका है, हाँ, उसके बाद जो नोटबंदी आई और सारा हुआ, तो इसके बाद इकोनॉमिकली क्या बदल आए और क्या बदल जनरली लाइफ में हुए हैं, इसका अगर आप एक वो दें। दो चीज़ है, अगर हम वो नोटबंदी को एक घटना समझेंगे तो उसका एनालिसिस अलग होगा, और एक प्रक्रिया की शुरुआत है तो वो डायरेक्शन अलग होगा। कोई भी चीज़ का ऑडिट कब होता है? जब प्रोसेस खत्म हो जाती है। नोटबंदी से ये सबसे बड़ा ये है, लोगों में कंफ्यूजन है, वो उसको घटना बोल के ही देखते हैं, इसलिए उसका वो पोस्टमार्टम करने लगते हैं। एक्चुअली एक नए प्रक्रिया की शुरुआत है नोटबंदी। ये नोटबंदी ने इकोनॉमिक्स की डायरेक्शन बदली है, उसको रोका नहीं है। जो कैश इकोनॉमी थी वहां से उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी की तरफ उसको मोड़ा है। नोटबंदी इसलिए थी, वो प्रक्रिया चल रही है अभी आप उसका एनालिसिस करेंगे कि वो क्या थी, सही थी, गलत थी, क्या मिला क्या नहीं मिला। आज हम देख रहे हैं कि आप छोटे छोटे दुकानों के हाथ में भी अभी QR कोड आ गया है। अभी डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपेंशन इतना हो गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी बोल रहे हैं कि भारत बहुत आगे निकल गया। ये क्या थी? भारत की तो आर्थिक क्षमता और ताकत पहले से उतनी थी ही, लेकिन वो कैश इकोनॉमी में वो जा रही थी ना, वो समझ में नहीं आ रहा था कि भारत की ताकत क्या है। जब उन्होंने इकोनॉमी को, ये कैश इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मोड़ दिया, यानी ये नोटबंदी में क्या किया, तो कैश इकोनॉमी को कंट्रोल करने की ये थी वो। और उसका एक पॉलिटिकल, आप इसका एक एनालिसिस करेंगे तो दो चीज आपको इसके समझ में आएगी। इसका ऑडिट जब होगा, पब्लिक ऑडिट जिसको इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शन यानी पब्लिक ऑडिट होता है कि लोगों को वो क्या लगा। नोटबंदी के बाद में 2 बड़े इलेक्शन बीजेपी ने जीत लिए हैं, जो ये गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक ऑडिट में ये पास हो गया। और दूसरा ये है कि आज किसी भी युवा को आप अगर पूछेंगे, किसी भी युवा जो डिजिटल वर्ल्ड के साथ आज वो फैमिलियर हो गया और वो उसी युग में जी रहा है, कि आपको फिर वो 2016 साल हम फिर वापस देंगे और आपके सामने 2 चॉइस रखेंगे, ये कैश इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी, तो आप क्या प्रिफर करेंगे? तो कोई भी युवा बोलेगा कि मुझे डिजिटल इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि वही उसका भविष्य है। आखिर ये सब डायरेक्शन जो चेंज है वो डायरेक्शनल चेंज थी, वो इवेंट नहीं था। करेक्ट। नोटबंदी कोई घटना नहीं थी, तो एक पूरे प्रोसेस की डायरेक्शनल चेंज, इकोनॉमी का वो डायरेक्शनल चेंज है। और जो अब दिख रहा है, मतलब GDP पे भी दिख रहा है, और मतलब यूथ में भी है, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं इसको बड़ा वो करने वाले हैं, उनको भी मालूम हो गया कि ये डिजिटल इकोनॉमी की वजह से इसको ट्रांसपेरेंसी आ गई इकोनॉमिक्स में। दूसरी चीज़ है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, FDI रिकॉर्ड FDI है आज, 700 बिलियन कम से कम डॉलर, ये अभी तक कभी नहीं आया। लोगों के पास, बाहर के लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि ये देश की डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, कोई इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है। सिर्फ उसमें मैं आपको 2 चीज इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि भारत में जब नोटबंदी हो गई, उसी समय 2 देशों ने भी ये सोचा था कि हम भी ये भारत को फॉलो करेंगे। एक था पाकिस्तान और दूसरा था वेनेजुएला। लेकिन ये रिएक्शन जो आ गई मीडिया में भारत की नोटबंदी के बाद में, तो उनका वो धाड़स या करेज नहीं बना कि वो डिसीजन नहीं ले पाए। और आप देख रहे हैं कि भारत कहाँ चला गया वो ऑपरेशन के बाद, और ये दोनों देश, पाकिस्तान और वेनेजुएला, बैंकरप्ट हो गए। वेनेजुएला की तो करेंसी क्रैश हो गई, पाकिस्तान आज जो क्राइसिस में है कैश इकोनॉमी की वजह से। जो ऑपरेशन जरूरी था वो करेक्शन के लिए जरूरी था, वो बीमारी इतनी संगीन थी, अगर वो ऑपरेशन नहीं करता तो भारत को आज ये रिजल्ट नहीं मिलते। जिन्होंने ऑपरेशन नहीं किया वो देश की आज हम परिस्थिति देख रहे हैं क्या है। तो नोटबंदी का आप घटना बोल के एनालिसिस करेंगे तो हमें लगता है कि वो इतना
अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक डायरेक्शनल चेंज होगा। इकोनॉमी की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन वो अभी वो डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी की तरफ, क्रेडिट हिस्ट्री बनाने की तरफ जा रही है। जैसे अभी यूपीआई आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे अभी आरबीआई ने नया एक इंट्रोड्यूस किया, यूएलआई, यूनिफाइड लोन इंटरफेस। तो इसका मतलब ये है कि आज ये सभी युवाओं को कर्जा मकान के लिए, बिजनेस के लिए आसानी से मिलेगा, क्योंकि इनकी क्रेडिट रिकॉर्ड अभी हिस्ट्री बनेगी, डिजिटल बनेगी। कैश इकोनॉमी में वो रिकॉर्ड बनता ही नहीं था। करेक्ट। तो मेरी जनरेशन तो एक रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए जिंदगी चली गई। आज के युवा जो है, इनकी एस्पिरेशंस है, तो उनको क्रेडिट चाहिए, देश से चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम से चाहिए। अभी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है सबकी। क्या होगा ये आगे, कैसा होगा, ये तो डायरेक्शनल चेंज था। ये इतना बड़ा चेंज है, और वो कोई घटना नहीं है, वो एक प्रक्रिया का शुरुआत है। यहाँ से और आगे निकलेगा। अब दीपक जी आपके साथ हैं। अब दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनका है ना, एक कई बार होता है ना कि आप एक इंसेप्शन होता है, एक थॉट आता है और आप कुछ बदलना चाहते हो, है ना, आप पूरी उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि इस आयु में नहीं होता है। ये इनके आयु में इन्होंने कर दिखाया। तो इसके कारण क्या है? एक तो जब भी मैं देखता हूं कि ऐसा पैशनेट आदमी मैंने बहुत कम दिखते हैं, है ना, तो ये और क्या है जो अचीवेबल हो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के पास ड्रीम्स होते हैं, कई लोगों के पास सोच होती है, लेकिन अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है जो इन्होंने किया, ये ज़रा आप बताइए। मैं जब से उनसे उनको जानता हूँ, मैं अमेरिका में था जब उनको पहली बार मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा था सकाल में, 2002 या 1 की बात थी। उसके बाद मैंने उनको ढूंढा आने के बाद, यहाँ के आदमी कौन है, ये क्या बोल रहे हैं। हमारी पहली मुलाकात कम से कम 12 घंटे चली है नासिक के बस स्टैंड पे, और हमारी बहुत डिबेट हुई कि ये यूटोपियन है। मैंने काफ़ी डिबेट किया था कि आप जो बोल रहे हैं वो एक आदर्शवादी संरचना है जो कभी होगी नहीं, क्योंकि देश तो अलग दिशा में, आप कुछ अलग दिशा की बात कर रहे हैं। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कैश तो ये मतलब एक नॉर्मल सी था। लेकिन मैंने 2 चीज़ें इनकी देखी। एक तो इनके पास खाली ड्रीम नहीं है, उसका डिज़ाइन है। ड्रीम के साथ जब डिज़ाइन जुड़ता है तो डिलीवरी होती है। बहुत सारे लोगों के ड्रीम रहते, नहाते निकल जाते हैं पानी के साथ, या फिर शाम तक ड्रीम निकल जाता, क्योंकि ड्रीम को ले जाना कहा, उसका कोई डिज़ाइन नहीं होता। इन्होंने उल्टा जर्नी किया है, डिज़ाइन बनाया। ड्रीम तो था ही, चिंतक है, सोचते रहते हैं देश समष्टि के बारे में, तो उसमें लेकिन डिज़ाइन बनाया। उस डिज़ाइन के बारे में काफ़ी डिस्कशन करने को अलाउ किया सबको। वो भी है ना एक कि सबके थॉट आने चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, तो शायद उनके पीछे कोई चलता नहीं है। फिर जब इंक्लूजन इंक्लूसिव है, काफ़ी लोगों के थॉट, मैंने भी बहुत बात की, हमने बहुत चर्चाएं की, झगड़े हुए, लेकिन वो ड्रीम के डिज़ाइन के दायरे में हुए। उसको डिज़ाइन जितना परफेक्ट दे सकते हैं उसमें हुए। तो 2 मुझे लगता है, जिस आदमी के पास एक चिंतक की भूमिका, सोच हो, सोच को शुरुआत की प्रक्रिया है, बाकी सब बाद में आता है। सोच समष्टि के लिए हो और फिर ड्रीम और डिज़ाइन हो, तो रिजल्ट तो आएगा ही। तो आखिर में जब आप आखिरी पड़ाव पर जब पहुंचे, जब मोदी जी के पास आप जब गए थे, तो वो ज़रा आप बताइए कि वो कैसे आप। नहीं, हम लोग गए तब मोदी जी तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। उन्होंने हमको पहले बोला था कि इतना ही टाइम लगे, इतना ही टाइम है मेरे पास। हमने 1 घंटा मांगा था, लेकिन जब बैठे सुनने तो 80 मिनट बैठे। और उन्होंने काफ़ी लेकिन उनका एक बात है जो कई और नेता में मैंने देखा नहीं है। मैं काफ़ी नेताओं को मिला हूँ, मोदी जी की एक बात है, वो अच्छे लिसनर है, दोनों कानों से सुनते हैं। तो हमारा दोनों का उन्होंने 80 मिनट कंप्लीट सुना, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, आप बोलते चलिए मैं सुन रहा हूँ, ऐसे कोई डायलॉग नहीं, वो सुनते रहे। और 3 बार चश्मा निकाला, 1 बार तो उन्होंने आग भी अपने हैंडकरचीफ से आग भी पूछा होगा, शायद ऐसा लगा। ही वॉज वेरी इन्वॉल्व, ही वॉज वेरी कम्प्लीटली लिसनिंग। और उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा कि पहले क्या करना चाहिए, तो हमने कहा बैंक के ट्रांजैक्शन टैक्स कटेगा, बैंक से कटेगा, तो बैंक अकाउंट होने चाहिए। तो बैंक अकाउंट नहीं है। हमने कहा नहीं, कम है। अरे क्या बोल रहे हो, देश में इतनी बड़ी जनता, 120 करोड़, बैंक अकाउंट नहीं रहेंगे क्या? सबके तो बैंक अकाउंट है। ला वो सब मिलकर 4-5 करोड़ के ऊपर नहीं है। ओह,
तो उनका ये बात है, जब अनिल जी ने उनको ये बताया कि हमारे पास डाटा है रिजर्व बैंक का, हम ऐसे ही मुंह पे नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा मैं तो मैं चेक करूंगा ही, लेकिन उनकी ये बात है, उन्होंने बाद में मैसेज भी दिया कि हाँ चेक किया, आपकी इन्फॉर्मेशन सही है। तो वो उसी दिन 15 अगस्त को उन्होंने जनधन योजना लाई। ओके। पहला जो शुरुआत ट्रांजैक्शन बैंक में होगा तो बैंक अकाउंट होना जरूरी है। नॉन ट्रेसेबल इकोनॉमी का, नॉन जिसका फुटप्रिंट रहता नहीं, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन का ट्रैक कैसे रखोगे अगर बैंक स्टैम्प नहीं है तो वो इसलिए बैंक अकाउंट उन्होंने बहुत जोर एक्चुअली, जैसे अभी ये बता रहे थे ना कि डिजिटल इकोनॉमी के पास हम क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने पहला कदम सही उठाया। अगर वो बैंक अकाउंट नहीं खोलते और जितने ट्रांजैक्शन वाले हैं उनका ही खाली बैंक अकाउंट या फिर कुछ और जरिया ढूंढते तो शायद हम इधर तक इस मकाम पे नहीं पहुंचती इकोनॉमी। और मैं आपको ये तो बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ, जो पॉलिटिकल लोग जो बोलेंगे अपनी अपनी सोच समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं, उनको सब समझता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। पॉलिटिकल माइलेज होता है, लेकिन इस देश को डिजिटल इकोनॉमी ले जाने के लिए नोटबंदी का काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि और कोई जरिया बचा नहीं। अब 2000 की नोट भी चली गई। अब देखेंगे, अब धीरे धीरे ये लोगों के पास 100 रुपये की भी नोट नहीं रहेगी 5 साल में, यूज ही नहीं करेंगे। आजकल अमेरिका में अब जाते हो, 1969 में निक्सन ने एक पेन के स्ट्रोक से $10,000 का नोट कैंसिल करके $100 नोट लाया था। तब लोगों ने बहुत चिल्लाए थे। ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, इनको भय ज़्यादा होता है, सोच कम होती है, तो वो चिल्लाते रहे कि ऐसा कैसा होगा, पैरालाइज हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं। आजकल अमेरिका में तुम जाओ, कहीं $100 का नोट दो तो वो बोलता है लाइसेंस नंबर दिखाओ, क्योंकि वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। हम लोग तो 5 साल में पहुंच जाएंगे उधर। देखिए, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई, जिनको गिनना नहीं आता है, जो इलिटरेट है, वो भी QR कोड से काम कर रहे हैं जी। वो इकोनॉमी के पार्ट बन गए। उनका ट्रांजैक्शन का फुटप्रिंट है, जो कभी इनकी गिनती में नहीं थे किसी इकोनॉमिस्ट के या किसी बजट के। उनके लिए योजनाएं आती थी, लेकिन उनके पास कुछ पहुंचा नहीं था, अब पहुंच रहा है। तो इसका मतलब इनके पास सिर्फ एक आइडिया नहीं, इनके पास पूरा एक मॉड्यूल होता है और पूरा डेटा होता है और पैशन भी होता है ना। इसीलिए शायद ये सक्सेसफुल हो गई। सबसे बड़ी चीज जो होगी नोटबंदी के बाद, नोट गवर्नमेंट ने जब निकाल दी तो ये गवर्नमेंट का रोल आ गया कि अभी उसको डिजिटल को प्रमोट करना। नहीं तो हमने देखा पहले 2G स्पेक्ट्रम की इसने कितना देर तक वो चला, कितने उसमें घोटाले हो गए। लेकिन 3G 4G इतना फास्ट क्यों आ गया? क्योंकि ये गवर्नमेंट की अभी कमिटमेंट बन गई कि हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश चलेगा कैसे। यहां से जो थ्रस्ट मिला कंप्लीट, जो UPI आ गए और भारत की प्रतिभा जो आ गई आगे, ये इतना बड़ा चेंज है कि भारत में डिसीजन इतने फास्ट होते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का बेसिक इंटरेस्ट ये बन गया कि हमने तो करेंसी निकाल ली है, तो लोगों को दूसरा मोड देना ही पड़ेगा। आज हमारी इतना डेटा इतना चीप क्यों हो गया? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद में ये करा कि गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट होता है, पावर जो होती है, वो क्या होती है। और जब करप्शन का कोई इंटेंशन नहीं होता, क्योंकि अभी कमिटमेंट हो गई है कि आपको ट्रांजैक्शन का ईज तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नोट तो निकाल दिए है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ गया नोटबंदी से। ये इतना साइलेंट है कि लोगों को वो समझ में आना कि एक गवर्नमेंट की ये पूरी पावर जो होती है वो क्या कर सकती है। हमें 1G से 2G आने तक, और 2G का स्पेक्ट्रम का तो हमने देख लिया कि वो कितने दिन चला, वो कितना बड़ा घोटाला हो गया। लेकिन 3G 4G 5G कितने फास्ट आ गए, समझ में नहीं आ गया। 6G आ रहा है। इतने बड़े प्लेयर आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट की कमिटमेंट बन गई कि हमें कागज के टुकड़े की जो करेंसी नोट थी उसको अल्टरनेटिव देना है। एक तो चीज बिल्कुल साफ है कि मोदी जी पॉलिटिकल उनके को भी ऐसे ही हो, लेकिन क्लीन नेचर्ड है। क्योंकि जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि वो इतने अच्छे लिसनर है। हम भी बहुत अच्छे लोगों से मिले, बड़े बड़े लीडर से मिले, लेकिन मोदी जी जैसा इतना अच्छा लिसनर हमने कभी देखा ही नहीं। और वो इतने अटेंटिव होते हैं कि थोड़ा भी अगर ऑफ दी एज आ रहे हैं तो आपको वो इमीडिएटली बोलेंगे ठीक है आप निकल जाइए, क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं। दीपक जी का ऑब्जर्वेशन इतना सही है, क्योंकि हमने जो देखा सही में वो इम्प्रेसिव था।
क्योंकि ये नोटबंदी टेक्निकली भी है, सोशल भी डायमेंशन है, उसके इकोनॉमिक्स भी इतने एंगल है, वो सब एसिमिलेट करके उसको पॉलिटिकल डिसीजन में कन्वर्ट करना इतनी आसान बात नहीं थी। तो अब तो ये अचीव तो हो गया है ना, ये अब लोगों के लिए बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत बड़ा एक वो रहा है। लेकिन अगर आप इसको पीछे, मतलब इफ़ यू लुक एट द बैक ऑफ योर होल जर्नी, तो एक क्यूरियोसिटी मुझे है कि यही बुद्धिमत्ता, यही अगर आपका पैशन, और ये अगर अपने बिजनेस में कोई लगाता है तो एक बिजनेस बड़ा कर सकता है। जैसे टाटा हुए या बड़े बिजनेसेस हो सकते हैं जो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने हमेशा लोगों की सोची, आपने हमेशा देश की सोची। तो ये कहाँ से आया? संदीप जी, आपने अच्छा पूछा, लेकिन 2 बार आपने जो पैशन ये जो वर्ड यूज किया जी, भारत के अर्थशास्त्र में जो है वो पैशन नहीं है, वो कंपैशन की बात है। ओके। और आपने दूसरा बिजनेसमैन, आपने बोला कि आप बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। भारत की अर्थशास्त्र, भारत की समाज रचना में जीविका और आजीविका ये 2 अलग रास्ते हैं। आजीविका यानी उपजीविका, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो शरीर जीने के लिए जो चाहिए। जीविका का मतलब जो आत्मा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक कंफर्ट है। शरीर को अल्टीमेटली कंफर्ट चाहिए, इंटेलिजेंस हो कोई भी हो, फिजिकल साइकिल हो, उसको कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए मटेरियल वर्ल्ड को जी। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मोक्ष यानी सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो आजीविका के जो हमारे 4 दर्शन है आर्थिक व्यवस्था में, तो सबसे बढ़िया जो आजीविका होती है, सबसे बढ़िया भारतीय अर्थशास्त्र के हिसाब से वो होती है सेवा। सेवा यानी सर्विस। इसका मतलब यह है कि मुझे दुनिया को देना है, अल्टीमेट देना है, मेरे पास जो है उससे कुछ लेना ही नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इसके बदले में मुझे दुनिया से सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है, वो होता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जैसे हमारे यहाँ जो गुरु लोग शिष्य को देते थे, वो गुरु दक्षिणा, गुरु मांगता कुछ नहीं, तो वो शिष्य बोलता मैं ये आपका हूँ। वो सर्वोच्च रिटर्न रहता है, वो सेवा में रहता है, क्योंकि आदमी ग्रेटिट्यूड देता है। उसके थोड़े से जब नीचे आ जाता है आदमी, मटेरियल उसका ज़्यादा ये होता है प्रभाव, तो उसका कॉन्शियस बोलता है कि यार मुझे तो बढ़िया देना है, लेकिन मुझे खुद की आजीविका चलाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आजीविका के लिए मुझे लेना ही है। उतना ही लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। उसको बोलते हैं व्यवसाय यानी प्रोफेशन। उसके बदले में सामने वाले से उसको एक चीज कम मिलती है, ग्रेटिट्यूड नहीं, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, ग्रेटिट्यूड नहीं। और उसकी और आकांक्षा बढ़ती है कि मुझे सामने वाले को अच्छा डिलीवर करना है, इसलिए मेरे पास अच्छा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मेरा अस्पताल है, मुझे वो बड़ी सेवा देनी है, अभी भी मेरा इंटेंशन देने का है, अच्छा देना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगती है, एडिशनल एफर्ट भी लगते हैं। उसको बोलते हैं उद्योग या बिजनेस, जो आप बोल रहे थे बिजनेसमैन। अभी वो व्यवसाय नहीं रहता, अभी वो बिजनेस होता है। उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट भी आती है। अभी मैं एक स्टेज और नीचे आ गया, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा ले रहा हूँ, तो सामने वाले से भी मुझे वो रिटर्न कम मिलता है। अभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता मुझे, अभी ऑनर मिल सकता है। आप अच्छे डॉक्टर हो लेकिन आपकी फीस ज़्यादा है, लेकिन ऑनर तो अच्छा मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा अभी। और सबसे आखिरी चीज जो बचती है उसको बोलते हैं धंधा यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी मेरे पास इतनी एस्टेब्लिशमेंट हो गई कि उसको फीड करना ये मेरी पहली प्रायोरिटी हो गई। तो अभी मेरी पहली सोच होती कि सामने वाले से मुझे पहले लेना है, नहीं तो मैं ये फीड कैसे करूंगा। तो अभी मैं ये नहीं सोचता कि सामने का भला करना है, अभी पहले मेरे एस्टेब्लिशमेंट का मुझे करना है। तो मैं पहले से लेने का सोचता हूँ, सामने से देने का भी सब साइड हो गया। अभी मैं निचले स्तर पे आ गया, तो सामने वाले के दिमाग में भी वही आ जाता है कि ये साला मुझसे ज्यादा ले रहा है, ये मुझसे ले, उसके इसमें डाउट शुरू हो जाता है। आज कोई भी अगर प्रोफेशन देखो, बिजनेस, हम लोग उसको डाउटफुली देखते हैं। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला यार पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपको लाना है, तो हमें लगता है कि अभी उसने चक्कर में डाल दिया। किसी वकील के पास गए और वो बोले कि आपको एफिडेविट, कि हमें डर ही लगने लगता है
किसी ने बोला यार पुलिस स्टेशन पे तुझे बुलाया तो आदमी डर लगता है, क्योंकि हर चीज अभी वो डायरेक्शन पे चली गई कारपोरेट। और सबसे निचला स्तर जो होता है वो होती नौकरी, जहां मेरा दिमाग नहीं, मेरा उसूल नहीं, मुझे जीने के लिए चाहिए, आप जो मुझे ले सकते हो ले लो काम करके। तो दूसरी तरफ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हो सकता है मेरा, दूसरा और क्या होगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च है सेवा, और उसका सर्वोच्च रिटर्न है वो ग्रैटिट्यूड है। तो भारत की अर्थव्यवस्था व्यवसाय और सेवा की तरफ जाती थी, और ये जो वेस्टर्न इकोनॉमी है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो उद्योग और कारपोरेट की तरफ जाती है। तो कंपैशन और पैशन में क्या फर्क है? जो व्यवसाय से सेवा की तरफ जाएगा वो कंपैशन की तरफ जाएगा, और जितनी मेरी पैशन ज्यादा बढ़ती जाएगी वो कारपोरेट, तो मैं टाइकून हो गया, तो मुझे प्राइड आएगा। तो वहां से वो जो हमारे अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, हमारे अध्यात्म शास्त्र में कृतज्ञता भाव सबसे बड़ा है, और सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी उसका है वो प्राइड है, गर्व आ गया जी। तो ये इकोनॉमिक्स के डायमेंशन से मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आजीविका जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी है, और जीविका है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी है। ये धर्म और अर्थ का बेसिक फर्क है। ये धर्म आपको अंदर से शांति दे सकता है, अर्थ आपको बाहर से सम्मान दे सकता है। एक्सटर्नल जो डायमेंशन है वो अर्थशास्त्र से आता है, और ये दोनों बेसिक एलिमेंट है, पूरे एलिमेंट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोसेस यानी कर्म बन जाता है, और उसका रिजल्ट जो है वो अगर कंफर्ट मिल गया तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन आप सेटिस्फाई हो गए तो आप मोक्ष को चले गए। धर्म अर्थ कर्म ये इसके डायमेंशन है, ऐसे हमें लगता है। उसमें से हमें अर्थशास्त्र ये हमारा काम करने का डोमेन है, धर्म और कर्म हमारा डोमेन नहीं है। हम अर्थशास्त्र पे काम करते हैं। तो भारत की अर्थशास्त्री विचारधारा क्या है, दर्शन क्या है, इसके बारे में ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया कि आप एक नए मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, और ये मॉड्यूल ऐसा है और ये सोच ऐसी है कि जो शायद पूरे ग्लोब को या पूरे मानवीय जीवन को शायद, है ना, बदल सकती है, उसको एक ऊपर लेवल तक ला सकती है। तो ये सोच कहाँ से, कैसे, और ये सोच क्या है? आज मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये पूरी वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया कि वेस्टर्न इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स का पूरी दुनिया पे प्रभाव आ गया। जैसे सोशलिज्म पे भी इकोनॉमिक्स, चाइना में भी वेस्टर्न ही इकोनॉमिक्स आ गया, एफिशिएंसी की बात हो गई। अभी ये इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया? आज से करीबन 250 साल पहले एडम स्मिथ नाम के जो आज की इकोनॉमी के जो है, जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस है, उसके जिसको संस्थापक या प्रणेता बोल सकते हैं आप, उन्होंने एक बेसिक ये लिखी किताब। वो किताब वेल्थ ऑफ नेशन नाम से वो पब्लिश है, लेकिन उसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इसका पूरा नाम है। जो इसमें एडम स्मिथ ने ये किताब लिखी है, उसमें उन्होंने 3 रूल पहले फिक्स किए हैं। पहला तो हम सबको मालूम है कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा तो सप्लाई की कॉस्ट बढ़ेगी, उल्टा हो जाएगा तो सप्लाई की कॉस्ट कम होगी, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो कॉस्ट कम होगी। ये डिमांड एंड सप्लाई लॉ, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई आदमी खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और तीसरा है लॉ ऑफ कंपटीशन, जब हर कोई आदमी खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ेगी और समाज में एक्सेलेंस आएगा कंपटीशन की वजह से। ये तीनों चीज इतनी परफेक्ट है क्योंकि वो आदमी की ग्रेविटी है। इसमें जो लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है वो कभी तो आगे चल के लॉ ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट में बदल गया, सेल्फिश इंटरेस्ट, और ये पूरी इकोनॉमी स्वार्थ की तरफ चली गई। भारतीय दर्शन में अर्थशास्त्र के 2 एंगल है, 2 डायरेक्शन। एक डायरेक्शन जो पर्सनैलिटी की तरफ जाती है, व्यक्तित्व की तरफ, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स या स्वार्थ बोलते हैं। स्व
अर्थ, उसमें स्व का जो मतलब है वो हर एक का अपना कॉन्शियसनेस है, और अर्थ यानी उसके संसाधन। जैसे मैं और मेरा, ये मैं जो हूं वो मेरा कॉन्शियसनेस है, और मेरा जो है वो मेरा अर्थ है। मेरी आंख, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा समाज, ये सब मेरा है, मैं नहीं हूं। ये आंख मेरी है, ये मैं नहीं हूं। ये दिमाग मेरा है, वो दिमाग मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग है। ये कॉन्शियसनेस है। और ये जो मेरा है ये सब अर्थशास्त्र है। ये स्वार्थ हर आदमी के साथ रहेगा ही, इसको स्वार्थ, अर्थशास्त्र की एक दिशा ये। और दूसरी दिशा जो है वो है परमार्थ। परमार्थ का मतलब हम सबका स्वार्थ जिसमें समाया है, 800 करोड़ का समष्टि का स्वार्थ। स्वार्थ छोड़ना नहीं, एक का भी स्वार्थ वो छूट गया तो वह परमार्थ नहीं। और स्वार्थ छूट गया तो आप अर्थशास्त्र से छूट गए, आप फिर धर्मशास्त्र में चले गए, यानी सन्यासी हो गए। आजीविका से आपका कोई मतलब नहीं, अभी आप जीविका में चले गए, सिर्फ सन्यास। हम लोग अर्थशास्त्र के हैं। परमार्थ हमारे देश में क्या हो गया, ये धारणा हमारे आरएनए डीएनए में है सबके, लेकिन दुर्भाग्य से हमने परमार्थ को अध्यात्म के साथ जोड़ दिया। परमार्थ यानी सर्वोच्च अर्थशास्त्र। परम यानी सर्वोच्च, हम सबका स्वार्थ जिसमें समाया है, एक का भी छूटना नहीं। समष्टि का यानी 800 करोड़ का, 140 करोड़ का नहीं, सिर्फ भारतवासियों का नहीं, जिसमें 800 करोड़ का स्वार्थ समाया है, वही परमार्थ है। अब जो अर्थ क्रांति काम कर रही वो परमार्थ क्या है, क्योंकि अभी ये जो ग्लोबल डायमेंशन जो स्वार्थी हो गया वो तो ग्रेविटी है। एडम स्मिथ ने जो दिया उसके तो परिणाम दुनिया ने देख लिए। और ये इंडस्ट्रियल जो कल्चर आ गया, ये एडम स्मिथ भी यूरोप से आए, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से। वहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने इनके, आप देखे आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को चूसने लगे, कामगार लोगों को। तो उसकी पहली रिएक्शन वही आ गई, एंटीडोस जिसको बोलते हैं। वहां कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। ये एक्सप्लॉयटेशन उनको सहन नहीं गया कि उसको कोई तो सॉल्यूशन चाहिए, तो उन्होंने व्यक्ति को बाजू रखा और समाज को आगे लिया। दैट्स अ सोशलिज्म। स्वार्थ ये कैपिटलिज्म है। और परमार्थ जो है, जो उन्होंने समझा, वो उनके हिसाब से वो परमार्थ था जिसमें समाज का भला हो। व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती वहां हो गई जब वो मानवतावाद न होके वो समाजवादी बन गए। मानवता का मतलब मानव है, वो ना देव है ना दानव है, दोनों का एवरेज है वो। अगर आपको बोला कि आप स्वार्थ छोड़ दिए, तो कोई छोड़ नहीं सकता, वो सन्यासी कर सकता है। और यही सोशलिज्म का फेल्योर हो गया। मानवतावाद के बहुत करीब गया, लेकिन व्यक्ति से वो बहुत दूर गया। व्यक्ति को लेके आपको मानवतावाद को जाना चाहिए, उसमें समाज भी आएगा। और ये भारत का परमार्थ बताता है, स्वार्थ छोड़ना नहीं। कार्ल मार्क्स ने स्वार्थ छोड़ने को कहा, सभी स्टेट के हाथ में दीजिए पावर, व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वो प्रैक्टिकली फेल हो गया। सोशलिज्म दुनिया में फेल क्यों हो गया, मानवतावाद इतने नजदीक होने के बावजूद? क्योंकि उन्होंने व्यक्तिवाद को नकारा। और कैपिटलिज्म ने सिर्फ व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि कंपटीशन से समाज का एक्सेलेंस हो गया। उन्होंने समाज को नकारा। और भारत ने मानव को सेंटर में रख के मानवतावाद को प्रमोट किया। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम सर्वेपि ही सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, यह भारत की गाइडलाइन बन गई, प्रिंसिपली आइडियोलॉजी की। तो भारत की दृष्टि में अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी से मैक्रो इकोनॉमी, जो सरकार पॉलिसी बनाती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र बोलेंगे। व्यक्ति तरफ जाएगा तो स्वार्थ यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। और वो ह्यूमैनिटी, मानवता की तरफ जाएगा तो वो परमार्थ होगा, और वो मेटा इकोनॉमिक्स है। तो
अर्थ क्रांति आज ये परमार्थ यानी मेटा इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर कर रही है, जिसमें हर एक का स्वार्थ समाया जाएगा। और अर्थ क्रांति का उद्देश्य है कि आज ये दुनिया युद्ध के कगार पे खड़ी है। हम देख रहे हैं कि जीवन के हर अंग में अभी कंपटीशन या युद्ध चल रहा है। परिवार में हो, समाज में हो, बिजनेस में हो, कंपटीशन इतनी अभी फियर्स हो गई है। अभी एग्रेसिव या वायलेंट कंपटीशन, इसी को तो युद्ध कहा जाता है। जो वायलेंट कंपटीशन है, जिसमें वायलेंस आ गया तो युद्ध हो गया। अर्थ क्रांति का जो अभी गोल है, युद्ध से बुद्ध की तरफ कैसे मोड़ा जाए। भारत ने युद्ध तो कभी किसी को दिया ही नहीं, भारत के आरएनएडीएन में नहीं, भारत ने बुद्ध दिया है। आज कभी नहीं इतनी ज्यादा जरूरी शांति की है, लोगों को समाधान की है, शांति की है, स्टेबिलिटी की है। तो इसके लिए भारत क्या दे सकता है? भारत की ही अर्थशास्त्रीय सोच दे सकती है, और ये हम सब भारतीय आरएनएडीएनए के अंदर है, और हम ये दे सकते हैं। अब हम बहुत क्यूरियस है कि ये सोच है क्या, ये भारत पूरे ग्लोब को क्या दे सकता है? ये आपकी क्यूरियोसिटी मुझे अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि ये देखो, ये सिर्फ थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन होगा तो कुछ इसका मतलब नहीं कि और एक ज्यादा एक थ्योरी की किताब आ गई। इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि स्वार्थ का प्रोडक्ट होता है कि मेरे प्रॉफिट है, मेरे इंटरेस्ट है, मेरे कमीशन है। देखो क्या होता है, समाज से हम जो भी लेते हैं वो स्वार्थ होता है, जो समाज से ही, सोसाइटी से लेते हैं। सैलरी हो, कमीशन हो, फीस हो, सब समाज से हम लेते हैं, ये सब स्वार्थ है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाता है। समाज को हम देते क्या है? सिर्फ एक चीज देते हैं आज के इसमें, वो है टैक्स। वो परमार्थ है। पहले डोनेशन था। पहले वाले लोग क्या करते थे कि डोनेशन देते थे, दान करते थे, यानी मुझसे समाज को देना है, वो परमार्थ का रास्ता था। अभी वो जब टैक्सेशन का पैटर्न आ गया तो दान कम हो गया, लेकिन वो अकेला रास्ता है अभी टैक्स का है। और जो डोनेशन देते वो परमार्थ का एक ही रास्ता है अभी टैक्स का, बाकी सब स्वार्थ का रास्ता है। समाज से लेते हैं लेकिन समाज को देते क्या है? लेकिन वो परमार्थ का रास्ता इतना टीडियस बना के रखा है ये सब इकोनॉमिक जो डिजाइनर्स है उन्होंने और उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि वो रास्ते पे चलने को कोई तैयारी नहीं है। जैसे हर आदमी की ग्रेविटी स्वार्थ होती है, उसके हर आदमी का एस्पिरेशन होता है, वो परमार्थ होता है, हर एक के अंदर है। हर एक चाहता है कि मैं ऊंचा उड़ूं, एनलाइटेंड हूं, हर चाहता है, लेकिन ग्रेविटी नीचे खींचती है ना। और ये रास्ता आसान नहीं रखा उन्होंने परमार्थ का। तो ये टैक्स सिंप्लीफिकेशन इसलिए जरूरी है कि वो आध्यात्मिक ऊंचाई भी बढ़ेगी, वो आदमी को लिबरल करेगा अंदर से, क्योंकि वो अकेला रास्ता है आज के मॉडर्न युग में परमार्थ के लिए। तो इसका रास्ता कैसे निकाला जाए? तो इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए परमार्थ का? तो ये प्रोडक्ट हमारे समझ में आ गया जो अर्थ क्रांति किसी एक का नहीं है। जैसे दीपक जी ने बोला कि यह अनिल बोकिल, सो ऐसे नहीं, दीपक जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैं बता सकता हूँ कितना बड़ा है इसमें। ये क्या हो गया है, ये मीडिया ने ये अनिल बोकिल को प्रोजेक्ट किया, ऐसा नहीं है। अर्थ क्रांति इतने लोगों के प्रयास यही होता है ना सर, जब सोच बड़ी होती है ना तो लोग इतने जुड़ जाते हैं कि लोग मतलब फिर उनके अपने कैपेबिलिटीज, उनके स्किल्स, उनके एक्सपर्टीज तो फिर लगी जाते हैं ना। नहीं, मैं संदीप जी आपको बोलता हूँ अभी, क्योंकि आप जिस कंपैशन से बात कर रहे हैं आज, मैं इसको पैशन नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि आपका अंदर का फोल्डर खुल गया है। अनिल बोकिल के इससे कोई नहीं, उसका सिर्फ पासवर्ड आ गया होगा। पासवर्ड तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फोल्डर खुला आपका, वो तो बाहर से है ही नहीं, ये दिमाग का नहीं है। अभी मैं दीपक जी का क्या बोलूं, कितनी उन्होंने अर्थ क्रांति को कितने प्लेटफॉर्म पे रखा। ऑफ कोर्स वी नो दैट। नहीं, इतने लोगों का ये कंट्री, इसमें कोई कमी ज्यादा नहीं। ये मीडिया ने सिर्फ एक नाम आगे किया है, लेकिन अनिल बोकिल ये अकेले नहीं है, ये सबके प्रयास से। अब मैं आपके कंट्रीब्यूशन को अभी नकार नहीं सकता। आप ये जहां लेके जा रहे हैं, फोल्डर तो खुल का होता है ना, पासवर्ड एक का मतलब खत्म हो गया। जब फोल्डर, मेरा एक अकाउंट ओपन हो गया तो पासवर्ड की अभी जरूरत क्या है मुझे?
अब मेरी क्यूरियोसिटी की आप परीक्षा देख रहे हैं। अब दीपक जी आप बताइए कि ये क्या है जो आगे हम मतलब वो कर रहे हैं। हम इनसे ही सुनेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा अनिल जी कि इसका जो कार्यकारण भाव आपने बताया बड़ी अच्छी तरह से, परमार्थ का बहुत ही, वो उसकी सोच है जो आप पूछ रहे थे, सोच है। तो अब इस सोच का एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो उसी मामले को हल करता है जो हमको परमार्थ की तरफ जाने के लिए रोकेगा। उस जो गांठ है उसको खोलता है वो आप इनसे सुनिए। अभी ये जो हम जो बोल रहे हैं कि कोई भी थियरी का अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो समझेगा नहीं उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा। तो परमार्थ का एक मैं आपके सामने प्रोडक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं और वो सबके लिए है, जिसमें जो चाहे वो उसमें कंट्रीब्यूट करे, उसकी वैल्यूएडिशन करे। आज की जो मानवीय व्यवस्था जो खड़ी है वो जन्माधारित है। आज अनिल हो गया, बोकिल के घर में आ गया। इसके लिए अनिल बोकिल ने कोई एंट्रेंस एग्जाम दी थी क्या कि मुझे बोकिल के घर में जन्म लेना है? कोई कैपिटेशन फी मैंने तो दी नहीं थी, मैं आ गया। मैं अगर अब्दुल हो जाता, सऊदी अरेबिया में होता तो मैं अब्दुल बन जाता। मैं ल्यूसी अगर अमेरिका में जन्म होती तो मैं वहीं से वही बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य से क्या, यानी दुर्भाग्य नहीं बोल सकता हूं मैं, इसको इंटरप्रिटेशन बोलो शायद, लेकिन पूरी देश की या दुनिया की जो पूरी व्यवस्थाएं जन्म पे खड़ी है, जन्माधारित हो गया। ये मेरा जेंडर अभी पुरुष है, मैं ये मेरे हाथ में था ही नहीं। मैं ल्यूसी में बन सकता था ना, जो मेरा था ही नहीं उसके ऊपर मेरी पूरी आइडेंटिटी खड़ी है। मैं भारतीय हूं क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया। मैं महाराष्ट्र में आ गया इसलिए मैं मराठी हो गया। जो मेरे हाथ में नहीं था यही मेरी आइडेंटिटी आज हो गई है। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस आज इतनी बड़ी हो गई है, जाति धर्म की लड़ाई, स्टिग्मा कि मैं हिंदू क्यों, ये मेरा स्टिग्मा है, मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरा चॉइस नहीं था। लेकिन ये स्टिग्मा ने पूरे दुनिया को आज एक विद्वेष की ज्वाला में झुलस दिया है। यह युद्ध की बेसिक पार्श्वभूमि बन गया। देखो जन्म क्या है, जन्म किसी के हाथ में नहीं है और उसको अबॉर्ट भी किया जा सकता है। अबॉर्शन तो होता ही है ना, तो वो स्थायी भी नहीं है जन्म। जो स्थायी नहीं है उसको हम रेफरेंस बना के चल रहे हैं जिंदगी का मौत तक, मृत्यु तक। बिल्कुल, वो डेटम ही नहीं है और इतने फिसलते जमीन पे हम खड़े हैं। दुनिया में 3 चीज अटल है। एक है मृत्यु, मृत्यु कोई टाल नहीं सकता, जो भी आया है उसको जाना ही है, वो अटल है। जन्म अटल नहीं है, उसका एबॉर्शन हो सकता है, मृत्यु का एबॉर्शन नहीं हो सकता। दूसरा चीज है बदलाव। बदलाव आएगा, आपने कुछ किया नहीं तो भी बदलाव होता है, एजिंग होती जाएगा। अनिल बोकिल कभी 18 साल का था, बूढ़ा होता जाएगा, वो बदलाव आएगा, वो करा नहीं करा तो भी होगा। और नंबर 3 की चीज है, ये दोनों सृष्टि के कैनवस पे है। सृष्टि का मतलब होता है व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि। व्यष्टि का मतलब पर्सनैलिटी, समष्टि का मतलब सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, सृष्टि का मतलब नेचर, मदर नेचर। तो सृष्टि के नियम है मृत्यु और बदलाव, और समष्टि का नियम है टैक्स। आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, किसी न किसी फॉर्म में समाज को देना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं दिया लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैसा, तो कोई एक्सटॉर्शन में मुझसे पैसा लेके जाएगा। कोई चोर आके चाकू, तो उसके प्रोटेक्शन के बदले मुझे पुलिस को पैसे नहीं दिए तो चोर लेके जाएगा। समष्टि का टैक्स अनअवॉइडेबल है, सृष्टि में मृत्यु और बदलाव अनअवॉइडेबल है। तो इसके बेसिक रेफरेंस पे हम जाएंगे कि मृत्यु अगर अटल है, वो सबके लिए है, तो वो एक ही चीज है कि ये सभी जो धार्मिक, वंशिक, जाति ये सबका एक मेल्टिंग पॉट बन जाता है। तो ये प्रस्ताव ऐसा है कि जन्म तो हाथ में नहीं था, लेकिन हर एक का मृत्यु जो हो हम सबका गरिमामय कर सकते हैं। ग्रेसफुल इवनिंग फॉर एवरीवन। मैं 800 करोड़ की बात कर रहा हूं, पहले अभी 140 की करूंगा। अभी मैं समझो रास्ते का भिखारी हूं और मुकेश अंबानी है, हम दोनों ने ही कंजम्पशन टैक्स दिए हैं। अगर मैंने बिस्किट का एक छोटा पुड़ा भी लिया तो मैंने जीएसटी दिया है,
यानी देश की इकोनॉमी के लिए मेरे कैपेसिटी में मैंने कंट्रीब्यूट किया है। दूसरी चीज, मैंने 60 साल 50-60 में मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वोटिंग किया है, यानी मैंने पॉलिटिकली भी उसको कंट्रीब्यूट किया है। समाज दो ही व्हील पे चलता है, एक होती है पॉलिटिक्स और दूसरी होती है इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स देश को नीतियां देती है और इकोनॉमिक्स देश को गति देती है, पावर देती है। आज अगर मैं 60 साल का हो गया और मेरे सभी कॉम्पिटेंस कम हो गए जीने के, तो मेरी गरिमामय मृत्यु यानी जीवन संध्या, ये गरिमामय होना ये मैं किससे मांग सकता हूँ? देश से, जिनको मैंने टैक्स दिया है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये है, हम आपके सामने इसको रखते हैं। 5 बिंदु है उसमें। पहला बिंदु, 60 साल के ऊपर का हर वरिष्ठ नागरिक, 60 साल हमारी ये कानूनन आय है वरिष्ठ नागरिक की, वो राष्ट्रीय संपदा मानी जाए। राष्ट्रीय संपदा, 60 साल के ऊपर का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं, कास्ट रिलीजन कुछ नहीं, आप राष्ट्रीय संपदा होंगे। ये नई जाति का निर्माण सरकार करेगी। आज जैसे शेड्यूल कास्ट जो ब्रिटिशों ने हमें देखे गए, वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये नई जाति का, नए धर्म का सरकार उसको ये करेगी। राष्ट्रीय संपदा, 60 साल के ऊपर की हर व्यक्ति राष्ट्रीय संपदा होगी, पहला। नंबर 2, उसकी गरिमापूर्ण जीने के लिए अभी ये मॉनेटाइज सोसाइटी में अश्योर्ड उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी उनकी मानसिक आय, मंथली आय ये सरकार से अश्योर होगी, इंश्योर्ड नहीं, सरकार देगी। आज के हिसाब से 10,000 रुपए पेंशन हर एक को मिलेगी जो 10,000 के नीचे है। ऊपर वाले की तो जरूरत नहीं, यूबिया है ये हर एक आदमी को, और वो डीए के साथ लिंक होगी, यानी महंगाई जैसी बढ़ेगी तो ये 10,000 की फिगर बढ़ती जाएगी। ये आज के जो युवा है वो जब 60 साल के होंगे तो उनकी पेंशन 50,000 हो सकती है, हर एक को मिलेगी, हक का। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, 60 साल के ऊपर के हर आदमी का जो सबसे बुनियादी जरूरती है वो डेडिकेटेड रहेगी। उसमें सबसे बड़ी है वो आरोग्य की उसकी व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था। 60 साल के बाद हर आदमी की आरोग्य व्यवस्था कंप्लीट फ्री रहेगी। जैसे आज इंग्लैंड का मॉडल है, नेशनल हेल्थ स्कीम, वो सरकार खर्चा करती है। आज जितने भी युवा हैं 60 साल के बाद उनको एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। अभी इनकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालनी पड़ती है बड़ी, क्योंकि प्रोविजन करनी है आगे की। इधर बूढ़े माँ बाप है, उनके खर्चे भी करने हैं, खुद की प्रोविजन करनी है, आपके खुद के बच्चों को पढ़ाना है। इसमें हमारी युवा फट गए हैं, स्ट्रेस से वो जी नहीं पा रहे। इतनी उनकी दिमाग पे स्ट्रेस है कि भविष्य काल देखे, वर्तमान देखे, अपने माँ बाप को संभाले या अपने बच्चों को पढ़ाए। तो हम चाहते हैं कि उनको अश्योरेंस मिले कि 60 साल आपके माँ बाप का खर्चा, अभी तो वो राष्ट्रीय संपदा बन गए, वो तो सरकार करेगी, आपको भी करना नहीं है। 60 साल के बाद आपको प्रोविजन ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपका भविष्य, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाना है, बाकी कुछ नहीं। आप भविष्य के लिए जियोगे। हम बूढ़े माँ बाप आपका भूतकाल है, वर्तमान नहीं है, हम भूत हो गए। आपके बच्चे आपका भविष्य काल है, उनके लिए जिए। हमारे तो सरकार से ले गया। आरोग्य व्यवस्था 60 साल के बाद ये सोशलिस्ट पैटर्न की होगी और 60 साल के पहले वो कैपिटलिस्ट यानी इंश्योरेंस बेस होगी। 60 साल के बाद ये एश्योरेंस बेस यानी पब्लिक फाइनेंस से वो प्रोविजन होगी। अभी मैं 3 पॉइंट हो गए, मैं चौथा पॉइंट बोलता हूं ये प्रस्ताव का। हर ज्येष्ठ नागरिक एट्रॉसिटी जैसे कानून के दायरे में आएगा, उसका सोशल रिस्पेक्ट जो रहेगा, 60 साल के ऊपर हर आदमी एट्रॉसिटी के अंदर आएगा। कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म की बात नहीं होगी, उसका सम्मान होना, सोशल उसका रिस्पेक्ट रहना, ये कानूनन प्रक्रिया से होगा हर आदमी। तो ये पूरी समष्टि को एक जगह लाने की बात होगी। उसका आर्थिक, सामाजिक दोनों ही तरह से सम्मान होना चाहिए। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, वो आर्थिक सम्मान देगा। ये एट्रॉसिटी जैसे कानून में आएगा तो उसका सामाजिक सम्मान भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है, अगर मैं भिखारी हूं, मैंने खाना नहीं मिला, सिली बासी मैंने रोटी खा ली,
लेकिन आखिरी वक्त मुझे अगर स्वीट डिश आ गई ना तो मेरी मेमोरी में वही रहेगा। मैं भिखारी होके हो गया तो, लेकिन मेरी शाम जिंदगी की अगर बहुत अच्छी हो गई, गरिमामय हो गई, तो मेरे लिए अगर कृतज्ञता होगी देश के बारे में। तो हम चाहते हैं कि ये एट्रोसिटी कानून के दायरे में हर एक को लाया जाए, जिसमें सामाजिक सम्मान सबको रहेगा, कोई जात धर्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब 60 के बाद एक तरह की इक्वालिटी होगी, पूरी नॉट इक्वलिटी, वो जस्टिफाइबल, क्योंकि उन्होंने 60 साल तक कंट्रीब्यूट किया, उसका रिटर्न होगा। ये जो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम होता है, इनडायरेक्ट टैक्स तो भिखारी भी देता है, और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए हमारे देश की डेमोक्रेसी आज जिंदा है। नहीं होती तो हम ये बात भी नहीं कर सकते थे आज। उसको मालूम नहीं है, वो मासूम है वो भिखारी, उसको लगता है कि यार मेरे ऊपर एहसान होगा कोई, ऐसा नहीं, ये हक है, तूने पहले दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। ये दोनों व्हील को उसने कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ उसको मालूम नहीं है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। तो हकदार है वो, भिखारी नहीं है, उसका हक है। तो ये चौथा पॉइंट है कि जो सामाजिक आपको सम्मान को अश्योर करेगा, एट्रोसिटी जैसे कानून में 60 के आगे का हर व्यक्ति आएगा। और पांचवा जो पॉइंट है, ये सभी ये व्यवस्था परिचालन करने के लिए एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान मंत्रालय, केंद्र से लेके स्टेट तक हर जगह एक मंत्रालय रहेगा सिर्फ वरिष्ठ नागरिक के लिए, वरिष्ठ नागरिक सम्मान मंत्रालय उसका नाम रहेगा। अभी देखो इसका रैशनल कैसा है। 14 लाख रेलवे की एम्प्लॉयमेंट है टोटल, करीबन 14 लाख, उसके लिए एक अलग मंत्रालय है, उसके लिए बजट है। हमारे रक्षा क्षेत्र की एम्प्लॉयमेंट 15-16 लाख, उसके लिए एक अलग मंत्रालय है और एक अलग बजट भी होता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या आज हम सीनियर सिटीजन की है, 15 करोड़ से हम लोग ज्यादा है। ओके, उनके लिए मंत्रालय लेवल पे छोड़ दो, प्रशासन लेवल पे कोई कंट्रोलर भी नहीं है। तो आज ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम देश की सबसे बड़ी वोट बैंक है। आज ऑर्गेनाइज वोट बैंक जो बन सकती है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें फेच कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, वो है हमारी वोट बैंक। और हमें सिर्फ एक प्रोग्राम पे जाना है। अभी हमारा जो मकसद है, व्यक्ति के लिए ना पार्टी के लिए, हम किसी व्यक्ति को अभी वोट नहीं करेंगे, किसी पार्टी को नहीं करेंगे, किसी जात को नहीं करेंगे, किसी धर्म को नहीं करेंगे, व्यक्ति को ना पार्टी को, जात को ना धर्म को, मेरा वोट प्रोग्राम को। आप प्रोग्राम क्या दे रहे हैं? देखो क्या है, मेरे लिए पार्टी एक बड़े अस्पताल जैसी है, एस्टेब्लिशमेंट है पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका नेता वो उसके डॉक्टर जैसा है। जैसे आज मोदी जी है, शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे, ये डॉक्टर है वहां के। हम लोग जो जनता है वो पेशेंट है। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके पास दवा नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो शरीर में जा नहीं सकता। ये प्रस्ताव होता है, वो प्रोग्राम यानी दवा है, वो मेरे शरीर में जाने वाली है। डॉक्टर मोदी जी तो मेरे शरीर में जाने वाले है ही नहीं। हमें वो दवा चाहिए अभी। व्यक्ति को ना पार्टी को, जात को ना धर्म को, मेरा वोट प्रोग्राम को। जब ये प्रोग्राम पे आ जाएगा तो लोग उसको पहले क्रिटिसाइज कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, उसमें वैल्यूएशन कर पाएंगे, उसमें से जो अनवांटेड पार्ट है उसको निकाल देंगे। लेकिन जो जाएगा शरीर में वो भला होगा, समाज का भला होगा। आज क्या होता है कि हम डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं तो वो क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है मालूम नहीं, वो फार्मासिस्ट क्या लिखता है मालूम नहीं, पेशेंट को क्या खा रहा है ये मालूम नहीं है। आज हम लोगों को पहले सबसे ज्यादा जरूरत है वो दवा है क्या। अर्थ क्रांति ये पैथोलॉजी की लैबोरेटरी नहीं है जो सिर्फ एनालिसिस करती है। अर्थ क्रांति ये फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी है कि दवा क्या होगी, सॉल्यूशंस भी, दवा क्या होगी। और इसलिए अर्थ क्रांति का हर प्रस्ताव लोगों के सामने होता है पहले कि इसको क्रिटिसाइज करो, इसमें जो आपको गलत लगता है उसको निकालो, जो ऐड करना है करो। इसके वैल्यू एडिशन से दवा बनेगी और वही दवा हम सबको बचाएगी। आज मेरे जनरेशन का ये मकसद है कि ये जाति धर्म में ये जो विद्वेष की जो
आग जो पॉलिटिशियन ने बढ़ाई है, क्योंकि वो वोट बैंक का पॉलिटिक्स आ गया उसमें। आइडेंटिटी क्राइसिस तो आ ही गया कि मैं कौन हूं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पहले जात आती है, लिंग आता है, धर्म आता है, प्रांत आता है, भाषा आती है। ये क्राइसिस में सब कोई आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा है कि आखिर मैं हूं कौन। मैं सीधा साधा एक मानव हूं जो पैदा किया हूं, उसके पास जाना है। अगर हमने पॉलिटिशियन के पास उसका सॉल्यूशन दिया तो हमें वोट बैंक की तरफ ही देखा जाएगा, और उसमें से ये जो सोशल रिफ्ट है और बढ़ती जाएगी, और युद्ध की तरफ और हॉस्टिलिटी आएगी। ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें एक मेल्टिंग पॉट बनाना है जिसमें हर आदमी उसमें मेल्ट हो जाए और आदमी बन जाए। वो 60 साल के बाद हो सकता है। देखो, वैसे भी हमारे भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितनी, 70-72 साल की। उसमें से 20% जो 15-20% जो इलीट क्लास है, जो अच्छे इसमें से आया है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो 80% पुअर क्लास है, उसकी मैक्सिमम लाइफ जो एक्सपेक्टेड है वो 60-65 साल की है। 65 साल मैक्सिमम। अगर 60 साल के बाद उसको 5 साल ये प्रिविलेज मिलेगा कि मैं एक गरिमापूर्ण जीवन संध्या मुझे हक से मिल रही है, तो हर आदमी भारतीय बनेगा। ये 10,000 रुपये कोई स्टेट नहीं दे सकता, ना महाराष्ट्र दे सकता है, ना तमिलनाडु दे सकता है, ना ये सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, केंद्र सरकार। तो पहले इसमें क्या होगा, तो हर कोई आदमी भारतीय बनेगा, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये वो पेंशन दे रहा है ना, और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में मिल रही है। आज जो भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनको भविष्य की कोई प्रोविजन नहीं है, ना पीएफ है, ना पेंशन है, वो सब सिक्योर्ड हो जाएंगे। 60 साल के बाद सबको पेंशन आएगी, सबको फ्री ट्रीटमेंट आएगी, सब लोग अश्योर्ड हो जाएंगे। सरकार जब देती है वो अश्योरेंस होता है, मार्केट देता है वो इंश्योरेंस होता है। युवाओं का जीने का स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा। जीने की जो डर है कि आगे चल के क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप जिंदगी चीयरफुल जी पाओगे। हम चाहते हैं कि अगर ये होगा तो हम सब भारतीय आरएनए डीएनए एक ही है। कौन सी जात पात, कौन सी इसमें हम फटे हुए हैं। ये पॉलिटिकल ये पर्सपेक्टिव आ गए, वोट बैंक की पर्सपेक्टिव से हम फट गए, एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से। इसका सभी का एक्यूमुलेशन होना चाहिए, अमलगमेशन होना चाहिए। ये सभी एक दूसरे में सिर्फ एक ही मोल्टिंग पॉट में आ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संपदा, ये नई जाति का निर्माण सरकार ने करना चाहिए। स्पेशल कास्ट यानी डिस्टिंग्विश्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट ये तो ब्रिटिशों ने हमें दे ही दी है। अगर हम स्पेशल कास्ट ये गवर्नमेंट उसमें बनाएगी, स्पेशल कास्ट, इसमें सिर्फ प्रिविलेज है, कोई ड्यूटी नहीं आपको। अभी आप सब कर चुके हो, 60 साल तक आपने टैक्स दिया है, आगे भी देंगे, कंजम्पशन टैक्स आगे भी देंगे जितना जिंदा है, वोटिंग को अभी भी जाएंगे आगे। तो आप डिस्टिंग्विश्ड कास्ट में, डिस्टिंग्विश्ड रिलीजन में, ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम, सबको तो बूढ़ा होना है। मैं फातिमा हूं या मैं अंबिका हूं या अनिल हूं या अब्दुल हूं, क्या फर्क पड़ता है, सबको तो 60 साल के ऊपर जीना है। मैं रिक्शे वाला हूं, टेम्पो वाला हूं या मुकेश अंबानी हूं, सबको तो मृत्यु आने ही वाला है ना। अगर वो गरिमामय हो गया तो अर्थशास्त्र का ये परमार्थ हो गया। मोदी जी को भी गरिमामय जीवन संध्या चाहिए और दाऊद को भी वही चाहिए। दाऊद को पूछेंगे तो क्या बोलेगा वो? कौन बोलेगा कि मुझे गरिमामय मृत्यु नहीं चाहिए? कौन बोलेगा ऐसा? हर एक को तो वो है, और वो तो अटल है ना। तो वही एक पॉइंट है कि जो पॉइंट पे हर व्यक्ति आ सकता है प्रपोजल के साथ। तो ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को क्या करना है या उनको क्या करना है। क्या इसमें नागरिकों को भी कुछ करना है, उनका भी कुछ सहभाग होना जरूरी है? डिमांड करनी है उन्होंने कि मेरे वोट की कीमत ये है। आप गवर्नमेंट मेरे वोट से बना रहे हैं, नहीं तो आज हो रहे फ्रीबीज दी जा रही है ना, ये सभी आ ही रहा है। ये जो फ्रीबीज है ये स्टीरॉयड की इंजेक्शन है, उस समय तक अच्छे लगते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं। हमें रोबोस्ट ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये फ्रीबीज की वजह से इलेक्शन जीत सकते हैं, इसके मतलब लोगों को जरूरत है वो, लेकिन ये पूरे नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है।
इसका बहुत मकसद छोटा है कि मुझे इलेक्शन जीतना है, इतना ही उसका मकसद है। अगर हम पेशेंट के बारे में सोचेंगे कि वो उसको क्यूअर चाहिए, कंप्लीट क्यूअर चाहिए, ये सब फ्रीबीज निकाल दो, ये रेशन कार्ड, ये आधे टिकट, ये सब निकाल दो। 10,000 रुपये हर सीनियर। देखो कैसा होता है, सीनियर सिटीजन कैसे होते हैं कि ये जैसे पेड़ की जो जड़ें होती है ना, मूल, वहां पानी डालेंगे तो वो पौधे के पन्ने तक जाती है ना, ड्रिप इरिगेशन। ऊपर पानी डालेंगे तो ऊपर उड़ जाएगा वो। दादा दादी को पैसे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, वो पोता पोती के पास। उनके अगर अस्पताल का खर्चा फ्री हो गया, देखो आज हमारी उम्र में हम जबान के लिए खा नहीं सकते, हम पेट के लिए खाएंगे। अभी जबान के लिए खा ही नहीं सकते, शुगर है, डायबिटीज है, अभी क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर, खा नहीं सकते। अभी भूख के लिए खाना पड़ता है, अभी टेस्ट के लिए नहीं खा सकते हम। हमारी सभी मर्यादा आती है अभी कंजम्पशन की। आज हम लोग बूढ़े दादा दादी को जब मिलेगा तो वो पोता पोती तक जाएगा, परिवार व्यवस्था और पक्की होगी। देखो आप तो सब हम जानते ही हैं, वो गाय को वो घास प्यार से डाली जाती है जो गाय दूध देती है। जैसे दूध कम होता है ना, वैसे वैसे घास भी कम होने लगती है। बूढ़ा बूढ़ी को मरने दम तक पैसा मिलेगा ना, तो गांव वाली बहू उसको मलाई की चाय वो पिलाएगी, दादी को नहीं पिलाएगी, क्योंकि मरते दम तो घर में आ रहा है ना पैसा। आज जो बच्चियां डरती है, नहीं ससुर ससुर है क्या तो मुझे शादी नहीं करनी, बाद में तो वो ढूंढते जाएंगे, अरे घर में पैसा सिक्योरिटी का ससुर ससुर है तो घर में परिवार व्यवस्था और पक्की होगी। गांव में पैसा पहुंचेगा तो गांव में रोजगार भी खड़ा होगा। गांव के युवा भागते भागते मुंबई पुणे और बड़े शहरों में नहीं आएंगे। गांव में अगर मेरे माँ बाप के साथ जीना अच्छा है, परिवार व्यवस्था डिग्निटी के साथ जीना है, तो वहां व्यवसाय भी बढ़ेंगे, डिसेमिनेशन भी होगा पैसे का। आज हम सप्लाई चेन से बाहर हो गए, क्योंकि अब हम 60+ है, हमारे स्किल सेट कम हो गए, हमारी कॉम्पिटेंसी कम हो गई, नेचर ने निकाल दी वो। हम सप्लाई चेन यानी प्रोडक्टिव चेन से बाहर हो गए हैं, लेकिन हम कंजम्पशन के एंड पे तो जा ही सकते हैं। अगर कंजम्पशन नहीं तो आप सप्लाई किसको करेंगे? कंजम्पशन ही नहीं तो सप्लाई क्या करेंगे? डिमांड और सप्लाई की बात है वो। आज ये रास्ते पे भिखारी खड़ा है, ये होटल है, इसे होटल में बहुत कुछ है, लोग काम करने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ आ ही नहीं सकता है क्योंकि उस पे जेब में पैसे नहीं है। वो डिमांड नहीं कर सकता, जरूरत है। अगर उसको पैसे मिलेंगे तो यहाँ होटल में आएगा, वो खाना खाएगा तो यहाँ होटल की वेटर की पेमेंट बढ़ेगी, वेटर की रोजगार बढ़ेगी, कुक की ये बढ़ेगी, और ये पैसा घूम के किसान के हाथ में जाएगा कहाँ? अगर वो भूखा ही रह गया, उसके पास पैसे नहीं, तो वो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, किसान के पास भी कुछ नहीं जाएगा। ये 15 करोड़ का कंजम्पशन देश का डेवलपमेंट का इंजन जा होगा। गुड्स और सर्विसेज, अभी इसमें गुड्स जो है, अगर युवाओं को ये पैसा दिया तो उनका पैसा जाएगा कहाँ है? एप्पल के फोन में जाएगा, होंडा के स्कूटर में जाएगा, उसका अल्टीमेट पैसा कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा, जापान जाएगा, क्योंकि उनकी गुड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होती है युवाओं की, क्योंकि उनके पास पैशन है। लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन का पैसा जाएगा वो सर्विसेज में जाएगा, हेल्थ और फूड सर्विसेज। हेल्थ और फूड सर्विस भारत की बेसिक 2 स्ट्रेंथ है। भारत की फूड कल्चर जो है, वेज और नॉन वेज कल्चर, दुनिया में इतना बढ़िया कल्चर ही नहीं है, वेज और नॉन वेज दोनों, और डाइवर्सिफाइड भी है। हाँ, हम एग्रीकल्चर के लोग हैं, कृषि संस्कृति के है, बायोडाइवर्सिटी हमारी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और दूसरी आरोग्य व्यवस्था, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, हमारे पास इतने इनरिच साइंस है। ये हमारे ऑपरेटिव जो ये है, जो सर्जन्स है हमारे, दुनिया में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भारत में 50% के कॉस्ट में हो जाता है डेवलप कंट्री के हिसाब से। डेंटल सर्विसेज हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, हमारी दवा, हम दुनिया में 2 नंबर के दवा प्रोड्यूसर है, अभी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी ये 2 डोमेन स्ट्रेंथ है, फूड और हेल्थ। इसकी टूरिज्म को हम सेंटर करेंगे। हमारे देश में आइए, अच्छा खाना खाइए,
और हमारे देश में आके आप आरोग्य की पूरी सेवा का लाभ लीजिए, तो मुझे लगता है कि दुनिया का इंश्योरेंस का पैसा भारत में आएगा। कितने 50% में उनको कितना प्रीमियम मिलेगा। तो अब ये समझ में आ रहा है कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संपदा जो है इसका देश का क्या होगा, ये दिख रहा इसको है। मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ। ये हम लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसा नहीं है, ये वो वेन से सलाइन जा रहा है, पूरे बॉडी के लिए है। हाँ, हमें क्या लगता है कि वो सिर्फ वरिष्ठ नागरिक के लिए है। वो है नहीं, समाज ये के लिए। आपने जिस तरह से ये समझाया, ये मेटा इकोनॉमिक्स, ये परमार्थ है। एग्जैक्टली उसका पूरा मतलब गिव एंड टेक और उसका वो सब समझ में आ गया, साइकिल समझ में आ गया। युवाओं को जो जॉब मिलेंगे, अभी मैं आपको एक छोटी सी इसमें गुड्स और सर्विस का एक डिफरेंस देता हूँ, आपके लिए बहुत, सबके लिए ये रखना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स, गुड्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको एक जॉब क्रिएट करना है, जैसे बजाज ऑटो में हो या कोई टीवी कंपनी हो या कोई एप्पल के फ़ोन की, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एक एम्प्लॉयमेंट 3 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक खर्चा आता है। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 3 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक। अगर आप नासा में, इसरो में करेंगे तो और ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन वही सर्विस सेक्टर में आपको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो 3 लाख से 5 लाख तक खर्च आता है। जैसे एक ऑटो रिक्शा चलानी है, किसी को एक टपरी का ये करना है, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में यहाँ 100 सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट तैयार हो जाती है। हमारे देश के युवाओं को अगर अश्योरेंस मिल गया कि मेरे भविष्य में मुझे भी पेंशन मिलने वाली है, तो हमारे देश जैसा सुकून, सैटिस्फैक्शन, परिवार जिसने संभाल के रखा है, दादा दादी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे घर में सब कुछ है, तो हम देश के लिए एक दुनिया के लिए एक नया मॉडल दे सकते हैं। एग्जैक्टली अब मुझे ये जानना है, मुझे मालूम है, दिख रहा है, लेकिन मुझे जानना है और मैं दीपक जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो एक षड्यंत्र नाम का एक किताब लिखा है इस पे सारा, कि दुनिया कैसे चलती है, इस पे किताब लिखी है। तो अब इसका दुनिया में क्या इम्पैक्ट होगा, ये आप जरा मुझे बताइए, ये समझाइए सबको। बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। कोई व्यवस्था अगर कमोडिटी से सर्विस की तरफ जाती है तो बहुत बड़ी नींव रखती है, बहुत बड़े प्रोग्रेस की, और जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री जीना हो जाएगा। दुनिया का जो कंपटीशन है वो कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगी। मैं आपसे स्पर्धा नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों साथ जी रहे। सहजीवन का जो अर्थ है वही वसुदेव कुटुंबकम है। हमने G20 का स्लोगन रखा था उसको, तो ये स्लोगन को अगर सिद्ध करना है तो ये एक जरिया है। हम पूरे दुनिया की नींव बदल सकते हैं कि एक दूसरे से कॉम्पीट क्यों कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, सहयोगी है, सहप्रवासी है, और सबका तो उम्र 60 होना ही है, देश कोई भी हो। तो ये तो ग्लोबल, इसलिए उन्होंने कहा ना 800 करोड़ का मॉडल है, 140 करोड़ का नहीं, 140 करोड़ का देश उसको दिशा दे सकता है। क्योंकि वही देश सोच सकता है कि उम्र की प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है, वो वही सोच सकता है जिसके डीएनए में सर्विस है। जो सोसाइटी ऑफ एक्सचेंज है, सोसाइटी ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, वही सोसाइटी ये सोच सकती है। इसलिए 140 करोड़ से शुरुआत होगी, एक मॉडल खड़ा रहेगा, और इतने बड़े तादाद पे अगर वो प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो सिद्धांत अपने आप बन जाता है। सबको फॉलो करना है, बाकी लोगों की और कोई सोच करनी नहीं। उनको तो फॉलो करते करते हमारे 7 दशक बीत गए। अब हमारे देने के टाइम हमारे अमृत काल में आई, यही तो विश्वगुरु, यही विश्वगुरु। हमारा अमृत काल मतलब वो थोड़ी खाली अमृत पीने के लिए हमारे घर में बैठ के, वो बांटने के लिए है। तो ये अमृत है। हलाहल तो हमने सह लिया 70 साल, सब इज़म्स का दुनिया के। जैसे आपने मेरे बुक की बात की, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, अकेले एक ही मकाम पे पहुंचे। अमेरिका, रशिया, चाइना में, तीनों देशों में 10% लोगों के पास 70% वेल्थ है। तो ये तीनों के रास्ते अलग थे एक दूसरे को भुलाने के लिए, लेकिन पहुंचे एक ही मकाम पे, तो वह हलाल हो गया। अब अमृत की बात करते हैं, अमृत काल में। तो ये अमृत है कि ये ऐसी योजना, ऐसी व्यवस्था जो सुकून दे, जो मौत को गरिमा दे, उस जीवन संध्या को एक गरिमा दे, और लोगों को लगे कि मेरी जीवन संध्या अभी एश्योर्ड है, उसके लिए मुझे कोई दौड़ना, किसको काटना पीटना नहीं है। मेरी ज़िंदगी से कंपटीशन ख़त्म करने वाला तरीका है, जो बहुत दुनिया के लिए ज़रूरी है आज। नहीं तो फिर ये कंपटीशन हमको तो हर 4 साल के बाद एक संघर्ष पे ले जाती है।
तो ये अलग तरह की अर्थ क्रांति है जो ये अर्थ क्रांति है, ERTH। तो चलिए, अब ये भी समझ में आ गया कि ये बहुत ही बड़ा उदात्त विचार है। अब ये मॉड्यूल कहाँ तक पहुंचा है? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसका प्रवास बताता हूँ। 2000 ये पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम से अर्थक्रांति ने 2006 में पब्लिश किया था। लोगों को ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये बाहर से आया कॉन्सेप्ट है। स्विट्जरलैंड में उसकी बहुत स्टडी हो गई, चर्चा हो गई, सभी जगह चल रहा है। लेकिन ये लोक सत्ता में अर्थक्रांति के नाम पे 2006 के दिसंबर में, मेरे ख्याल से 14 दिसंबर का लोकरंग का एक अंक है, उसमें ये पब्लिश हुआ है। लेकिन उसके ऊपर बहुत ये आ गया, क्रिटिसिज्म आ गया कि अगर युवाओं को भी आप पैसे देने लगोगे तो ये देश में युवा शराब में डुबो देंगे, वो खर्चा हो जाएगा, वो काम को लोग नहीं मिलेंगे। ये स्विट्जरलैंड की स्टडी बता रही थी। तो इसको रिफाइन करके अभी ये ज्येष्ठ नागरिक के लिए, जिनको अभी काम नहीं करना है, जो आप 60 साल की उम्र में अगर मुझे मिलेगा तो मैं पहले शराब पीता हो, अगर हो पी भी रहा हो तो, हाँ, पी भी रहा हूँ तो अच्छे ढंग की पीऊंगा, अभी वो देशी नहीं पीऊंगा। और ऐसा तो नहीं कि पैसा मिल रहा है इसलिए मैं अभी से शराब पीना शुरू करूंगा। इतना बड़ा परिवार है, दादा पोते पोती है, उनको देने के बगैर मैं उनको छोड़ के मैं थोड़ा ही शराब में पैसा लगाऊंगा। सो बहुत ही मिनिमल डिस्ट्रक्टिव उसका वो होगा। तो डिस्ट्रक्टिव होगा ही नहीं, जो भी होगा कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही एक रिफाइंड फॉर्म है। अभी ये 2018 में पहली बार ये हैदराबाद में एक वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन हुआ था, जहाँ से नेपाल के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। 3000 लोग आए थे। और वहाँ हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी थे। तो इसका मैंने कीनोट एड्रेस दिया था। तो वो इतना उन लोगों को अच्छा लगा। वो नेपाल के और वो श्रीलंका के जो रिप्रेजेंटेटिव है मुझे मिलने आए। वो बोले अगर यही तो हमारी अल्टीमेट मांग है, इससे हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे लिए अल्टीमेट है, गरिमा पूर्ण जीवन संध्या सबके लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो हमने भी अर्थक्रांति ने प्रयास करके हमारे पूर्व राष्ट्रपति को, रामनाथ जी कोविंद, उनको पुणे में बुलाया था कि आप इसके प्रचार के लिए आप आएंगे क्या पुणे। उन्होंने ये पूरा सुना और पूरे राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उन्होंने ये मान लिया कि मुझे यहाँ आना है। और गर्व की बात यह है कि रामनाथ जी उनकी पत्नी जी और बेटी को साथ में लेके आए पुणे में, और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ वो। उसके बाद में आज की जो वर्तमान राष्ट्रपति जी है, द्रौपदी जी मुर्मू माननीय, उन्होंने भी हमें एक मौका दिया प्रेजेंटेशन देने का। जो आज के वर्तमान राष्ट्रपति की, इसमें भी हम राष्ट्रपति भवन में इसका प्रेजेंटेशन हो गया। तो उन्होंने गहराई से उसको समझा, क्योंकि वो कोई भी चीज़ राष्ट्रपति तब जाती है ना तो उसकी बहुत स्क्रूटिनी होती है। उनके IAS ऑफिसर्स, उनका भी स्टाफ होता है, वो इंटेलिजेंस होता है, वो सब होने के बाद उन्होंने मान लिया कि ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। इसी प्रयास में हमने भारत के भूतपूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, शरद जी बोबड़े, उनको भी ये प्रेजेंटेशन दिया। तो उन्होंने कहा कि ये इतना बढ़िया है ह्यूमैनिटी के, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में इसका ये है कि ये बहुत ही जरूरी है। तो देखो कैसा है, वर्टिकल तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल इसमें जाने का एरेना में जाना चाहिए, तो उसको लैटरल स्प्रेड, यानी आम लोगों से भी उसकी डिमांड होनी चाहिए, नहीं तो ये जात धर्म में टूटते जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे और लोग उसमें जो भी चाहिए अपना विमर्श इसमें रखें, वैल्यू एडिशन रखें, उसमें उनको कुछ लगता है जरूर उसके इसमें रखिए। सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में अगर ये देंगे कि आप कौन से कार्यक्षेत्र से काम कर रहे हैं, आपका विमर्श क्या रहेगा और आपका फ़ोन नंबर आएगा, तो हम आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। मैं पॉडकास्ट में ये सबको विनती करता हूँ कि आपको इसमें कुछ बदलाव, सुझाव करना है। ये सिर्फ ट्रोल करने के लिए नहीं, क्योंकि ये संगीन है, ये मानवता का विषय है, हम लोगों को भविष्य का विषय है सबके। हमारे आने वाली जनरेशन को देखो, ये अगर हम कुछ नहीं देंगे तो ऊपर तो गिल्ट लेके जाएंगे। बदलाव कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि भारत का जो आम आदमी है वो इतना सूज्ञ है, इतना वो विचारी है कि उसमें
विमर्श, उसका जो विमर्श आएगा उसमें वैल्यू एडिशन ही होगी ये प्रस्ताव में। बिल्कुल। और वो वैल्यू एडिशन हमारे लिए, ये प्रस्ताव के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जो भी आप प्रस्ताव देंगे, आपके विमर्श रहेंगे, मैं सबको विनती करता हूँ ये पॉडकास्टर के माध्यम से आप कमेंट में आ जाइए, आपका नंबर दीजिए मोबाइल, तो हमारे वॉलंटियर भी आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव और अच्छा बने। तो मतलब आप चाहते हैं कि नागरिकों का भी इसमें सहभाग बिल्कुल हो, बिल्कुल, उनकी जो भी इच्छाएं हैं या जो भी उनकी दृष्टि है, उनका एंगल है, वो आ जाए। ये प्रस्ताव के ऊपर क्या विमर्श है उनका। जी, देखो कैसा होता है कि हमारा समाज बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल भी है। ये टूटती परिवार व्यवस्था उसको सही नहीं जा रही है। जिस ढंग से यूरोप अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि न्यूक्लियर फैमिली, हमारे यहाँ नहीं है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग दुखी इसलिए है, वो खाली पेट सो रहे हैं, उनको उनकी तकलीफ नहीं है, लेकिन बेटा बेटी दूर हो रहे हैं, उनको संतान का दुख बहुत गहरा है। परिवार व्यवस्था हमें संभालनी चाहिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और खुद का परिवार भी नहीं संभाल सकते। ये बहुत गहरी जख्म हो रही है। हम चाहते हैं कि इसको संभाले, इसका कोई तो सॉल्यूशन निकाले। ये प्रस्ताव आपके सामने रखा है, जो लोगों को लगता है इसमें ये नहीं, ये चाहिए, इसमें ये वैल्यूडेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ करेंगे और परफेक्ट बनाएंगे। तो मैं ये पॉडकास्ट के माध्यम से सबको ये विनती करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विमर्श है वो जरूर रखिए, आपके कार्यक्षेत्र भी रखिए और आपका फ़ोन नंबर जरूर दीजिए। तो वो फ़ोन नंबर पे हम भी आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। जी। और ये अर्थक्रांति 140 करोड़ का परिवार है, इसमें कोई अर्थक्रांति, देखो अर्थक्रांति प्रतिष्ठान की कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कि हर भारतीय इसका बॉर्न मेंबर है। इसके लिए कोई अलग मेंबरशिप नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रख रहे थे हम, इसकी जो ट्रांजैक्शन टैक्स का हमने ये किया था, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि बाहर के लोगों ने क्लेम करके हमें उनको रॉयल्टी ना देने पड़े भारतीय लोगों को, इसलिए वो क्लेम किया था। लेकिन हर भारतीय इसका पूरा हकदार है। यह प्रस्ताव में आप जो भी बदलाव चाहते हैं जरूर रखिए, उसको हम सब मिलके स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसको और प्यूरिफाई करेंगे और फाइन ट्यून करेंगे और एक पूरा पुख्ता प्रस्ताव पॉलिटिशियन के सामने या राजनेता के सामने रखेंगे। और जब उसको वोट बैंक का ये मिलेगा, वरिष्ठ नागरिक वोट बैंक, अगर ये वरिष्ठ नागरिक वोट बैंक बनेगी तो मुझे वो लगता है कि ये ना बनने के लिए कोई कारण ही नहीं है। नहीं, कोई कारण नहीं है। इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, ये परमार्थ है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो हमारा प्रस्ताव छोटा है, वो आदमी गलत नहीं है। हमारा प्रस्ताव और प्यूरिफाई करना चाहिए, हम वो जरूर करेंगे। ये प्रस्ताव में जो भी वैल्यूडेशन जिसको लगती है कि उनके विमर्श से और ये प्रस्ताव बढ़िया हो सकता है, सबका स्वागत है इसमें। ये आज क्या कहते हैं, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से हमारी टीम भी इससे सहमत होंगी कि बहुत बड़ा पुण्य का भाग है कि बड़े आम में अब तक मैंने, मतलब जो भी आए हैं गेस्ट, वो पैशन के बारे में बात की है, उन्होंने विजन के बारे में बात की है, लेकिन एक है जो व्यक्ति जो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका कर्म है जो बिल्कुल दुनिया का भला हो, दुनिया एक सुखी हो, दुनिया एक भी ऊपर वाला देता है ना। मालूम नहीं कि आज सोए तो कल उठेंगे या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ करते नहीं। वो फिर वही है जो उन्होंने घात सूत्र में जो दीपक जी ने हमारे लिखे है, वो दो तो ऊपर वाले के हाथ में, कब उठा लेगा मालूम नहीं है। चलिए सर। तो संदीप जी, आपने ये प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया, आपका प्लेटफॉर्म ये बहुत सेंसिटिव लोगों का है, सेंसिबल मैंने आपका देखा है, मैं आपको भी पहचानता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ कभी लोगों के सामने, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी, वो मेरा नेचर भी नहीं है, लेकिन लगा अंदर से कि आपसे मिलके ये बात करें तो जाला लोग जाएंगे। तो मैंने कहा ये और दीपक जी तो हमारे दीपक जी मैं हूँ अर्थक्रांति है वो तो नहीं, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे, मतलब दीपक जी को धन्यवाद तो नहीं दे सकता क्योंकि वो इसमें वो शेयर होल्डर ही है ना, जो नोटबंदी के वो सभी इसमें, क्योंकि वो अर्थक्रांति के साथी है ना। धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद हमारी अर्थक्रांति प्रतिष्ठान की तरफ आप सब टीम को देता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद, आप जैसे युवा टीम जो है आपकी,
बड़ा अच्छा आपका देश का भविष्य युवा भी बदल सकता है। आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो ये जात पात धर्म के इसमें से निकल के नहीं, मुझे विश्वास है सर प्रोग्राम पे आएंगे कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद सभी लोग जुड़ जाएंगे इसमें, बहुत अच्छा होगा ये। बहुत अच्छा होगा। और बहुत मुझे अच्छा। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह यही होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब है कि ऊपर वाला एक ही है और वो वही करेगा, वो कॉन्शियसनेस है। इंशाल्लाह भगवान इच्छा, ईश्वर इच्छा, ये सब इसके साथ रहेगी, ये होने वाला है, अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। तो जैसा अनिल जी ने कहा, इस प्रस्ताव के बारे में आपके क्या मत हैं, आप क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रस्ताव को अगर आगे ले जाना है तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के साथ ही ये बड़ा होगा, लोगों के साथ ही ये बटेगा। तो आपके जो भी मत हैं, जो भी आप सोचते हैं इस प्रस्ताव के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हम भी चाहते हैं, अनिल जी भी चाहते हैं, क्योंकि इसमें और कोई दुरुस्ती लानी है, इसको और भी थोड़ा सा परफेक्शन में लाना है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों के सोच, लोगों के मत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।